हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं ट्रांजैक्शन की। और ट्रांजैक्शन क्लास 11th में जब आप आते हो तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसको जब तक आप समझ नहीं लेते 2-4 मिनट लगा के, तब तक आपको एक डर रहता है कि क्या आपको ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आ गया है कि नहीं। ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपली होता है कोई भी हैपनिंग, कोई भी इवेंट जो एक तरह से घटा है और उस चीज़ को सिंपली आप जो है रिकॉर्ड करते हो। अकाउंटेंट का काम क्या होता है कि जो भी चीज़ें बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती हैं, बिजनेस के असेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़ या एक्सपेंसेस को, अगर इनमें से कोई भी चीज़ को वो इम्पैक्ट कर सकती है यानी कि चेंज कर सकती है, तो उस चीज़ को अकाउंटेंट जो है क्या करना चाहते हैं, रिकॉर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि वो चीज़ का बिजनेस पे यानी कि इम्पैक्ट है। अगर इन चारों में से किसी एक चीज़ पे भी ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट है तो उस चीज़ को बिजनेस ट्रांजैक्शन माना जाता है, या बोलो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाता है। और इस तरह की चीज़ों को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है अकाउंटेंट रिकॉर्ड करना चाहता है। ओके, तो ट्रांजैक्शन का मतलब सिंपली होता है कि कोई भी हैपनिंग हुई है, कोई इवेंट हुआ है, कोई लेन देन हुआ है जिसको हमारे हिसाब से अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो एक चीज़ रेलेवेंट है हमारे बिजनेस को लेकर, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। ओके, अगर मैं बुकिश लैंग्वेज की बात करूं तो लिखा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक इवेंट होता है। इकोनॉमिक इवेंट मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे असेट्स, लाइबिलिटीज़, इनकम्स या एक्सपेंसेस को इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है। सेकंड चीज़ लिखी है कि इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसका मतलब सिंपल है, हम उसी चीज़ को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि क्वालिटेटिव जो चीज़ें होती हैं जिसको हम एक्यूरेटली नंबर्स की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में जो है कन्वर्ट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, तो उस चीज़ को अकाउंटेंट सेफ साइड रिकॉर्ड नहीं करते। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो होती है, यानी कि जिसके लिए हमने कुछ पेमेंट नहीं करी है, तो यानी कि जो गुडविल, जो रेपुटेशन बिजनेस की जनरेट हुई है हमारी अपनी मेहनत से, उस चीज़ को कभी भी बिजनेस अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? यही रीज़न है क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू जो है अपने हिसाब से कोई ज़्यादा कोई कम लगाएगा और उसको एक फेयर एस्टिमेट हम नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ के लिए हम 12th में अगर आप हो तो आप ये देखोगे, और अभी आप 11th में हो तो आप 12th में देखोगे चैप्टर आएगा गुडविल का, और वहाँ पे हम यही कहते हैं कि दो तरह की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड और परचेज्ड। और अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज गुडविल, क्योंकि उसके बारे में हमें पता होता है कि उसकी हमने कितनी पेमेंट करी है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इतना सब्जेक्टिव मैटर है कि उस चीज़ का एक फेयर एस्टिमेट लगाना कि इसकी मनी टर्म्स में क्या वर्थ है वो बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए सेफ साइड अकाउंटेंट्स इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते जो भले ही उसको सामने दिखती है, लेकिन उस चीज़ को वो, और भले ही वो बिजनेस में इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ को अकाउंटेंट सेफ साइड रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, ओके। अगली बात लिखी है कि इट ब्रिंग्स चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी कि कहीं ना कहीं वही बात है कि किसी ना किसी तरह से बिजनेस में इम्पैक्ट आना चाहिए और मनी टर्म्स में मैं उस चीज़ को इम्पैक्ट को मेजर कर सकता हूँ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलना है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलना है, और जब वो चीज़ बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी तभी वो जो एक तरह से एलिजिबल होगी, रिकॉर्ड होने लायक होगी अकाउंट्स में। अभी हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन दो तरह की हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। लेकिन जर्नली ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शंस आप देखोगे वो उसमें कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगी, यानी कि उसमें एक नहीं दो पार्टीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो जर्नली ट्रांजैक्शंस का नेचर ऐसा होता है कि उसमें बिजनेस किसी के साथ किसी एग्रीमेंट में एंटर होता है, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ बिजनेस है और एक तरफ कोई और पार्टी है, कोई और पर्सन है जिसके साथ बिजनेस जो है कोई डील कर रहा है, या कोई जो भी हैपनिंग हो रही है वो किसी और के साथ हो रही है। लेकिन हाँ, 5-10% ऐसी भी चीज़ें होती है जिसकी सिंपली अकाउंटिंग एंट्रीज करता है बिजनेस अपने अंदर ही अंदर, और उस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, हाँ सिंपली अपनी हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई असेट परचेज़ किया है 3 साल के लिए, तो उसकी जो भी एक तरह से कॉस्ट है उसको आप रिकॉर्ड नहीं करते, केवल उसका वो पोर्शन रिकॉर्ड करते हो जितनी वैल्यू आपके हिसाब से आप इस साल यूज़ कर लोगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी ट्रांजैक्शंस, बहुत सारी एंट्रीज अकाउंट्स में इस तरह की होती हैं जो इंटरनल नेचर की होती हैं, यानी कि जिसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी, सिंपली उसको अपने अकाउंट्स को बेटर करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए चीज़ों को हम कुछ एंट्रीज पास करते हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं इंटरनल ट्रांजैक्शंस। और ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें पूरी तरह जो है एक और पार्टी इन्वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन।
ट्रांजेक्शन, ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं ऑब्वियसली किस तरह की होती हैं, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन, कि किसी और पार्टी या पर्सन के साथ आपने कोई डील, कोई एग्रीमेंट में एंटर हुए, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो भी चीज़ हुई, सेल या परचेज या कोई भी चीज़ हैपन हुई है, उस चीज़ को आप रिकॉर्ड करते हो जो पूरी तरह सामने वाली पार्टी के साथ आपने अग्री किया था, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें इंटरनली सिंपली अपने अकाउंट्स को हम जो है मैनेज करते हैं, इंप्रूव करते हैं रिकॉर्डिंग्स को, तो उसमें उस तरह की ट्रांजैक्शन जिसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, मैं सिंपली अपने अकाउंट्स को बेटर कर रहा हूँ, जैसे बेड डेट्स रिकॉर्ड करना या प्रोविजंस क्रिएट करना डेटर्स पे कि जो मुझे लगता है एस्टिमेट कि मुझे डेटर्स का कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा, बेड डेट्स यानी कि सर्टेन ही हो गया कि कुछ अमाउंट पक्का ही नहीं मिलेगा, या उसके अलावा डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड करना है उसको रिकॉर्ड करना। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एंट्रीज होती हैं जो बिजनेस अपने हिसाब से रिकॉर्डिंग्स करता है, लेकिन इस वक्त इन ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई और पर्सन इन्वॉल्व नहीं था। ये सिंपली अपने इंटरनल अकाउंट्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है और बेटर करने के लिए और चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, एंट्रीज करते हैं। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं इंटरनल और कुछ ट्रांजेक्शन्स होती है जिसमें कोई और पार्टी इन्वॉल्व होती है बिजनेस के साथ, वो होती है एक्सटर्नल। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हम ये देखें कि बेसिस अगर हम बनाएं कि क्या कैश की मूवमेंट हो रही है कि नहीं, तो इस बेसिस पे ट्रांजैक्शन को जो है दो पार्ट में बांटा जा सकता है, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, बड़ा सिंपल है कि आप अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो रहा है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई ऐसी हैपनिंग हो रही है जिसकी वजह से आपने कुछ लिया या दिया और कैश की मूवमेंट दूसरी पार्टी की तरफ से जो है तुरंत हुई, यानी कि आपने सपोज सेल करी और तभी की तभी आपको पैसे मिल गए, या आपने परचेज करी गुड्स की या एसेट्स की और आपने साथ के साथ पैसे दे दिए, या आपने कोई सर्विस दी आपको पैसे मिल गए, या आपने सर्विस ली आपने पैसे दे दिए। तो इस तरह की चीज़ें अगर हो रही हैं कि हाथों हाथ पैसों का लेन देन हो रहा है, तो उस तरह की ट्रांजैक्शन को मैं बोलता हूँ कैश ट्रांजैक्शन। और अगर कोई एक्सटर्नल यानी कि कोई और पार्टी के साथ आप डील कर रहे हो लेकिन आप जो है पेमेंट अभी नहीं कर रहे हो या वो पेमेंट आपको भी नहीं कर रहा है, आपने पेमेंट का जो मैकेनिज्म है वो डिले कर दिया है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं कि उधार हुआ एक तरह से। तो उधार वाली ट्रांजैक्शंस में जहाँ पे एक्चुअल पेमेंट जो है वो डिले हो गई है, पोस्टपोन हो गई है और एक ड्यू डेट सेट की गई एक तरह से कि कुछ दिन बाद वो पेमेंट होगी आपके द्वारा या वो करेगा आपको, तो इस तरह की ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली कैश की मूवमेंट हो रही है कि नहीं साथ के साथ, इस बेसिस पे हमने जो है ट्रांजैक्शन को दो भागों में बांटा, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ लास्ट बात देखिए, 100% अब पूरी तरह जो है जो सिस्टम फॉलो होता है ना अकाउंटिंग में, वो होता है डबल एंट्री बुक सिस्टम। डबल एंट्री बुक सिस्टम समझने की कोशिश करना, नहीं तो बाकी जो आपके जो आगे लेसन्स आएंगे जर्नल और लेजर के, वहाँ पे आप ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाओगे कि एक्चुअली ये कंसेप्ट है क्या। लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। डबल एंट्री बुक सिस्टम का मतलब है हर ट्रांजेक्शन को जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो हर ट्रांजेक्शन का जो रिकॉर्ड जब आप रिकॉर्ड करोगे एटलीस्ट वो दो अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी, और एक अकाउंट को वो डेबिट करेगा और एक अकाउंट को, ट्रांजैक्शन को आप जिस तरह से रिकॉर्ड करोगे वो एक अकाउंट को क्रेडिट करेगा। यानी कि एक अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड एंट्री होगी यानी कि वो डेबिट होगा, और एक और अकाउंट में जो है कहीं ना कहीं उस ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी और क्रेडिट करेंगे हम, यानी कि उस अकाउंट के राइट हैंड साइड हम जो है नोटिंग करेंगे। तो बेसिकली डबल एंट्री बुक सिस्टम सिंपली ये कहता है कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट दो जगह जाएगा, कम से कम दो अकाउंट्स में जाएगा, कम से कम। ज़्यादा अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में, जब एक ही ट्रांजैक्शन दो से ज़्यादा अकाउंट्स को इम्पैक्ट कर सकती है, लेकिन जर्नली एटलीस्ट दो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे ही होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को जब आप रिकॉर्ड करोगे अपने अकाउंट्स में। और इम्पैक्ट जो होगा दोनों अकाउंट्स में सेम नहीं होगा, यानी दोनों ही अकाउंट्स डेबिट या दोनों ही अकाउंट्स क्रेडिट नहीं होंगे। अगर दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं तो एक होगा डेबिट यानी कि उसके लेफ्ट हैंड साइड एंट्री होगी, और एक होगा क्रेडिट यानी कि उसके राइट हैंड साइड एंट्री होगी। तो ये सिंपली होता है डबल एंट्री बुक सिस्टम। इससे कहीं ना कहीं चीज़ें क्रॉस चेक आसानी से हो सकती हैं, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को आप एटलीस्ट दो जगह रिकॉर्ड कर रहे हो और दोनों जगह डिफरेंट इम्पैक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो उसका। ओके। और लास्ट बात है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद अगर आप अपने असेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन चेक करोगे, तो यानी कि बैलेंस शीट अगर आप बनाओगे हर ट्रांजैक्शन के बाद, किसी भी ट्रांजैक्शन की हैपनिंग के बाद, उसकी रिकॉर्डिंग के बाद अगर आप अपनी बैलेंस शीट क्रिएट करोगे, तो बैलेंस शीट हमेशा मैच करती है, मैच करनी चाहिए एक तरह से, और मैच करेगी भी अगर आपने ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड किया है। और बैलेंस शीट मैच करने का मतलब है कि टोटल असेट्स will always be equal to outside liabilities plus capital,
तो एक तरह से हर ट्रांजैक्शन के बाद, उसकी रिकॉर्डिंग के बाद अगर आप बैलेंस शीट क्रिएट करोगे तो उसके बाद ये जो बैलेंस शीट इक्वेशन है या जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि टोटल असेट्स इज इक्वल टू आउटसाइड लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ये हमेशा जो है सेटिस्फाई करेगी। तो ये एक बात है कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, हर ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग के बाद अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो कि बैलेंस शीट मैच कर रही है कि नहीं, तो वो ज़रूर करेगी अगर आपने ट्रांजैक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड किया होगा। और एक लास्ट बात मैं और कहूँगा जो ट्रांजैक्शन के मीनिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं एक रिमाइंडर के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ। एक अकाउंटेंट के तौर पे जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, आप अपने आप को कभी भी ओनर नहीं मानते हो, आप हमेशा अपने आप को मानते हो बिजनेस। और बिजनेस और ओनर हमेशा सेपरेट माने जाते हैं। और ये कौन से कंसेप्ट में आप पढ़ते हो, तो ये मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताना। क्लास 11th में कौन सा ऐसा कंसेप्ट है, चैप्टर 3 में टी.एस. ग्रेवाल में कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो बताता है, जो कहता है कि जो है कहीं ना कहीं बिजनेस को उसके ओनर से बिल्कुल अलग अलग माना जाएगा, और जो एक तरह से ओनर्स हैं वो एक तरह से जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिजनेस में वो एज गुड एज माना जाएगा कि जैसे कि किसी आउटसाइडर ने किया, किसी स्ट्रेंजर ने किया। और इसलिए जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है ओनर द्वारा भी, उसको बिजनेस क्योंकि अलग मान रहे हैं हम बिजनेस को ओनर से, तो बिजनेस उस अमाउंट को अपने ऊपर क्या मानेगा, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी को यानी कि जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है ओनर यानी कि कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में। तो ये कौन सा कंसेप्ट जो है कहता है, तो ये चीज़ आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी, आप पढ़ोगे तो अगर आपको आंसर पता हो इसके बारे में कि कौन सा कंसेप्ट है जो ये बात कहता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और मैं आपको अगली वीडियो में या फिर जो है इसका जो आंसर होगा वो मैं कुछ दिन बाद पिन कर दूंगा कि इसका आंसर क्या है, कौन सा कंसेप्ट है। ये वीडियो आपको जैसे भी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर सकते हो आप इस वीडियो को। और अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी टॉपिक हो जिसको आप प्रायोरिटी पे समझना चाहते हो तो आप उसका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उस पर हम जल्द से जल्द वीडियो जो है ड्रॉप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।